तो दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है एनबीसीसी लिमिटेड। इस हफ्ते इसने काफी अच्छी रैली दिखाई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी कैंडल इस हफ्ते ही देखी जा रही है, फिर वो चाहे प्राइस की कैंडल हो या फिर वॉल्यूम की कैंडल। जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसमें वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि लोग इस स्टॉक को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इसके चार्ट पर वापस आएंगे, पहले चल के इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बात किया, कंपनी का नाम है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 169 रुपए का है और आज ये इंट्राडे में 19% का अपर सर्किट लगाया, यानी कि इसने 20% का अपर सर्किट लगाया हुआ है। इसके स्टॉक का पी जो है वो 80 का है, जो कि थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। बाकी आरओसी हुआ, आरओई हुआ, इसका काफी बेहतरीन है। इसने जो हाई लगाया था वो 170 रुपए का, यानी कि आज ही इसने हाई भी लगाया है। और इसका जो लो है वो 31 रुपए का रहा है पिछले एक साल में। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, कंपनी एक नवरत्न कंपनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर काम करती है। कंपनी 3 मेजर सेगमेंट में काम करती है, जिसमें हुआ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, आपका पीएमसी हुआ, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। इसका जो लाइफ टाइम चार्ट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसने अपना 2017 में जो हाई लगाया था उसका भी हाई आज इसने तोड़ दिया है। उसके साथ इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया हुआ है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और इसने अपना डिविडेंड भी काफी अच्छा बनाया हुआ है। इसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो ये कि कंपनी जो है ये 15.4 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और इसकी सेल्स ग्रोथ जो है पिछले 5 साल की वो थोड़ी सी डाउन रही है। इसके पीयर ग्रुप कंपटीटर्स की बात करें तो बीएससी इंडिया हुआ, एनबीसीसी, सीडीएसएल, एमसीएक्स, कैम्स, आईईएक्स जैसी कंपनियां इसकी पीयर कंपनियां हैं। इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सितंबर 2020 में जहां 1007 करोड़ का सेल्स हुआ था, सितंबर 2021 में 1303 करोड़ का हुआ, सितंबर 2022 में 1556 करोड़ का हुआ और सितंबर 2023 में 1622 करोड़ का हुआ, यानी कि सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ी है। और इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो जहां 34 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 66 करोड़ का हुआ, फिर 99 करोड़ का हुआ और सितंबर 2023 में इसने 85 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। तो ओवरऑल कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। 13 फरवरी को इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, तो उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके साल दर साल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है मार्च 2012 में 3445 करोड़ का था, मार्च 2013 में 3229 करोड़ का हुआ, मार्च 2014 में 4040 करोड़ का हुआ, मार्च 2016 में 5816 करोड़ का हुआ, मार्च 2019 में 7245 करोड़ का हुआ और मार्च 2023 में घटकर 6736 करोड़ का रहा। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक ही रही है। बाकी इसके अगर नेट प्रॉफिट की बात किया जाए, मार्च 2012 में जहां 190 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, वही 2015 में 277 करोड़ का हुआ, 2019 में 384 करोड़ का हुआ और मार्च 2023 में 231 करोड़ का हुआ, यानी कि पिछले 1-2 सालों में सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो थोड़ा सा कम रहा। लेकिन अगर इसके सीएजीआर की बात करें तो पिछले 10 सालों का जो एवरेज है वो 33% का है, पिछले 5 सालों का इसका सीएजीआर 24% का है, पिछले 3 सालों का 73% और पिछले 1 साल में इसने 389% के रिटर्न दिए, यानी कि अद्भुत, बहुत ही शानदार रिटर्न दिए इसने। इसके बोरोइंग्स की बात करें तो इस कंपनी में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि इसने कभी भी लोन नहीं लिया और मार्च 2016 में इसने 12 करोड़ का लोन लिया भी था, जो कि मार्च 2018 में पूरी तरह से पे कर दिया और अभी तक इस पे कोई भी लोन नहीं है, जो इस कंपनी का सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है। बाकी अगर इसके टोटल असेट्स की बात करें तो जहां 3637 करोड़ था, बाकी अगर इसके टोटल असेट्स की बात करें तो जहां 3637 करोड़ था मार्च 2012 में, वही मार्च 2016 में 5435 करोड़ का हुआ और मार्च 2020 में बढ़कर 7789 करोड़ का हुआ और इस समय 2023 में 7804 करोड़ का है। इस कंपनी के शेयर होल्डर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 61% थी मार्च 2021 में, जो कि अभी भी दिसंबर 2023 में भी 61% ही है, यानी कि प्रमोटर्स ने अपने हिस्सेदारी में कोई भी फेरबदल नहीं करी है। एफआईआई जहां 2.97% के थे, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के 4.46% की। वहीं पर डीआईआई जहां 10.64% पर थे, उन्होंने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करके 10.41% पर किया और पब्लिक जहां 24.64% पर थी, पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी बेचा है 23%, जो कि कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर प्रमोटर्स अपनी कंपनी पर भरोसा दिखा रहे हैं तो इससे अच्छा ग्रीन सिग्नल और कुछ हो ही नहीं सकता। कंपनी के फोरेंसिक एनालिसिस की बात करें तो आरओई काफी अच्छा है, इसका वर्किंग कैपिटल भी बहुत अच्छा है, इसने कोई भी शेयर अपना प्लेज नहीं किया हुआ है, रेवेन्यू भी इसका ठीक ठाक है, रिटेल होल्डिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही बेहतरीन है। अब आते हैं इसके सबसे अहम हिस्से पे कि इसका रेवेन्यू कहां से आता है। जैसा कि आपको पता है इसका पीएमसी बिजनेस से, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में इसका 92% का हिस्सा है, ईपीएस से इसका 6.1% और रियल एस्टेट में 1.9% का। इसके लोकेशन की बात करें तो इसका सारा का सारा बिजनेस इंडिया से ही आता है और इसके अगर प्रॉफिट की बात करें तो पीएमसी से ही इसका 72% का प्रॉफिट आता है और अगर इसके असेट्स की बात करें तो पीएमसी 54%, रियल एस्टेट से 12%, ईपीसी 7.5%,
0.7% और बाकी के अदर से 25% का असेट है। तो दोस्तों इसके वापस चार्ट पे बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस कंपनी में 2012 के बाद एक अच्छी तेजी आई थी और 2017-18 में इसने 145 रुपए के आसपास हाई लगाया था, लेकिन वहां से फिर कंपनी काफी तेजी से नीचे गिर गया था और इसकी वैल्यू 20 रुपए के आसपास आ गई थी। लेकिन वापस कोविड के बाद इसमें वापस से तेजी आई और अभी हाल ही में ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी तेजी दी, एक सुपर्ब तेजी दी, जिसकी कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आइए डेली चार्ट में इसको और भी अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इसने 145 रुपए का जो ब्रेकआउट है वो आज ही एक ब्रेकअवे गैप के बाद दिया है और उस लेवल का ब्रेकआउट करके इसने 20% का अपर सर्किट लगाया है और यहाँ इस लेवल पर अपने लाइफ टाइम का सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखा गया है, यानी कि इस लेवल पर सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है। दोस्तों बजट के बाद इसमें 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए दोस्तों इसके रेंज ब्रेकआउट की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि रेंज ब्रेकआउट जब भी होता है तो जितना ये नीचे की ओर जाता है और उसके बाद अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है तो उतना ही ऊपर जाने की संभावना होती है। तो अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो इस स्टॉक का अगला टारगेट 278 रुपए के पास हो सकता है। अगर ये यहाँ इस लेवल पर सस्टेन करता है तो यहाँ से ये ऊपर 278 के लेवल तक जा सकता है, लेकिन जैसे ही ये इस लेवल के नीचे आ जाता है, यानी कि अगर ये 145 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रहे। बाकी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद से एनालिसिस जरूर कर लें और जरूरत पड़े तो अपने एडवाइजर की राय भी जरूर ले लें।